हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को देख रहे थे जिसमें कि 2 लेक्चर आ चुका है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेक्चर होने वाला है। चलिए इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है एक रेडियो को होगा 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यानी कोई रेडियो था, उसको 20% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 60 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही छोटा सवाल है, हल्का सवाल है, जरा देखिएगा। यहां पर रेडियो का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, बस इतना बोला है कि अगर जो भी बेचा गया था, जितने रुपए में भी मैंने इस रेडियो को बेचा, अगर मैं इससे 60 रुपए अधिक में बेचता तो मुझे 30% का लाभ हो जाता। इसका क्रय मूल्य मुझको बताना है, तो मैं मान लेता हूं कि उसका जो सीपी है वो 100 है। उस रेडियो का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य वो 100 है। पहले मैंने उसको बेचा है कितने में भी बेचा हूं, उस पर मुझे 20% का लाभ हुआ। यानी कि अगर 100 का सामान है, जब तक वो 120 में नहीं बिकेगा तब तक मुझे प्रॉफिट 20% का नहीं होगा। 100 के हिसाब से 100 रुपए का सामान अगर 120 में जाएगा तभी 20% मुझे प्रॉफिट होगा। फिर बोल रहा है अगर वो 60 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। यानी 100 रुपए का सामान जब 130 में जाएगा तभी तो उसे 30% का लाभ होगा। 100 रुपए का सामान जब 130 रुपए में जाएगा तभी उसको 30% का लाभ होगा। ठीक, हम अपने अकॉर्डिंग इसको मान चुके हैं। तो ये बताइए, पहले 120 में बेचे थे, अब कितने में बेचे हैं? 130 में। कितने रुपए अधिक में बेचे हैं? 10 रुपए अधिक में बेचे हैं। मेरे हिसाब से मैंने अपने पहले वाले विक्रय मूल्य से 10 रुपए अधिक में बेचा है, तब मैंने उसको 130 से बेचा है, जिस पर मुझे 30% का लाभ हुआ है। लेकिन क्या 10 रुपए अधिक में बेचा गया है? नहीं, 60 रुपए अधिक में बेचा गया है। यानी मेरा 10 उसके 60 के बराबर है, मैं मान लेता हूं। यानी कि मेरा 1 उसके 6 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि रेडियो क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 100। ये भी अब 100 नहीं होगा, जब 1 की वैल्यू 6 हो गई तो 6 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 600। यहीं पे आपका आंसर बन जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये हुआ एक कंसेप्चुअल मेथड। जरा देखिएगा कि मैं मान लेता हूं कि मेरे रेडियो का दाम 100 रुपए रहा होगा, मैंने उसको 120 में बेचा था, तब मुझे 20% का लाभ हुआ था। अब मैं 130 मतलब 30% का लाभ कमाना चाहता तो मैं उसको 130 में बेचूंगा, मैंने बेच दिया। मेरे हिसाब से मैंने 10 रुपए अधिक में बेचा है, क्योंकि 120 और 130 कितने का अंतर है? 10 का अंतर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 60 होना चाहिए, तो मैंने अपने 10 को 60 से कंपेयर करा दिया, तो मेरा 1 उसके 6 के बराबर आ गया। पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य मैंने 100 माना था, 6 का गुणा कर दिया, यहाँ पे आ गया कितना? 600। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जरा एक बात और जरा देखिएगा, इसको और कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा सवाल है। देखिए, ये बोल रहा है कि पहले 120% का लाभ हुआ था, बाद में 130% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत बढ़ गया? 10% बढ़ गया है। ये 10% बढ़ा है, तो रुपए में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। ठीक, आपसे पूछ रहा रेडियो का क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का 100% होगा, तो इस 10 की जगह पे कितना आना चाहिए? 100। तो ये भी 100 है, यानी आपने इस 10 के आगे 1 जीरो बढ़ा दिया, तो 60 के आगे भी 1 जीरो बढ़ा दीजिए, खत्म। सवाल का आंसर आ गया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए है। खत्म, यहीं पे खत्म। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के लिए ही उसका 100% होगा। इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। कोई भी पार्टिकल हो, जैसे कि मैं मान लूं कि ये मार्कर है, ये मार्कर अभी 100% है। ये हुआ, ये जो इसकी कैप है ये 30% है, और ये जो इसका बाकी वाला हिस्सा है वो कितना है? 70% है। ठीक है, अब मैं केवल अगर कैप की बात करूं तो ये अपने आप में 100% हो चुका है। ठीक है, ये अपने आप में ये 100% हो चुका है, और ये 70% भी अब अपने आप में 100% हो चुका है। इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा कि कोई भी पार्टिकल जितना भी हम उसको बारीक करते जाएं, अगर पूरे पार्टिकल के हिसाब से देखेंगे तब तो वो डिवीजन में आएगा। लेकिन अगर जो पार्टिकल एकदम टूट चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, अगर उनको उन्हीं के बेस पे देखा जाए तो वो अपने आप में ही 100% होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे
ये कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। कोई लागत मूल्य रहा होगा, कोई सीपी रहा होगा, उसको 5% अधिक दाम पर हम उसको क्या कर दिए, बेच दिए। यानी कि अगर 100 रुपए का सामान रहा होगा तो मैं उसको 105 रुपए में बेचूंगा। ठीक, यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया है उससे 5% कम पर खरीदा होता है। जितना भुगतान किया यानी मेरे जेब से उस वस्तु के लिए जितना गया था। अच्छा, मेरे जेब से उस वस्तु के लिए जितना गया उसे ही क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी क्रय मूल्य से जितने में मैंने इस वस्तु खरीदा था, अगर उससे 5% कम पे खरीदते और 2 रुपए कम पर बेचते तो मुझे 10% का लाभ होता। तो उस वस्तु पर उसको 10% का लाभ हो जाता, यानी 100 का सामान 110 में चला जाता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखिएगा जरा। मैं मान लेता हूं कि वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपए है, और अगर जो वस्तु का सीपी है, क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है, या मेरे जेब से उस वस्तु के जितने रुपए गए हैं एक्चुअल में वो कितने हैं, 100। अब मुझे अगर इससे 5% का लाभ कमाना है, क्योंकि उसमें बोला है ना कि 5% अधिक पर बेचता है, 5% अधिक बेचेंगे तो 5% का लाभ होगा, यानी मैं उसको बेचूंगा 105 रुपए में। ये हो गया आपका SP1 यानी सेलिंग प्राइस 1। अब ये कह रहा है कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर वो व्यक्ति उसी वस्तु को 5% कम दाम पर खरीदता, मैंने उसको 100 में लिया था, लेकिन ये कह रहा है कि आप 100 मत लीजिए, 5% कम में लीजिए। यानी कि अगर मैं 5% कम में लेना चाहूंगा तो मैं इसको कितने में लूंगा, 95 में। 100 का 5% 5 होता है, जो कि मैं कम कर दूंगा 95। यदि वस्तु को मैं 95 रुपए में लिया होता और 2 रुपए कम में बेचा होता, पहले वाले विक्रय मूल्य से 2 रुपए कम में बेचा होता। अब 105 से 2 रुपए कम करके 103 मत कर दीजिएगा, ये 105 मानने के हिसाब से आया है, और वहां जो 2 रुपए दिया वो एक्चुअल 2 रुपए दिया है, इसलिए कंपेयर वहां पे नहीं करा सकते, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। जरा देखिएगा बस। तो ऐसा करने पर 2 रुपए कम में बेचने पर मुझको प्रॉफिट हुआ होता 10% का। अच्छा, 10% का प्रॉफिट किस पे होगा 95 पर, क्योंकि अगर मैं उसको 5% कम पे खरीद रहा हूं तो 95 अब मेरा सीपी हो गया ना। सीपी अब मेरे लिए कितना हो गया, 95 हो गया। अब 95 का 10% लाभ हुआ होता, यानी 100। 10% आप निकालेंगे और जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 104.5, यानी कि ऐसा करने पर मैं उस वस्तु को 104.5 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, तब भी मुझे प्रॉफिट ही होगा 10% का। अच्छा ठीक है, पहले SP1 कितना है 105, अब SP2 कितना है 104.5, कितने रुपए कम हो गए, तो कहेंगे सर 0.5 रुपए आपके कम हो चुके हैं, 0.5 रुपए कम हो चुके हैं। यानी कि मैंने पहले वाले विक्रय मूल्य से 0.5 रुपए कम में बेचा है। क्या एक्चुअल में 0.5 रुपए कम में बेचा है, नहीं, 2 रुपए कम में बेचा, यानी मेरा 0.5 उस क्वेश्चन के 2 के बराबर है, यानी मेरा 1 उसके लिए 4 के बराबर है। कैसे होगा भाई, इस 0.5 में 2 का गुणा कर दीजिए, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, ये 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यानी मेरा 1 उसके 4 के बराबर, यानी मेरा 1 वैल्यू उसके 4 के बराबर है। अब आपसे जानना चाहता है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य बताइए कितना माना गया था, 100। अब ये भी 100 नहीं होगा, जब हमारा 1 ही उसके 4 के बराबर है तो 4 का गुणा कर देंगे, 400 हो जाएगा। यानी उस वस्तु का जो एक्चुअल क्रय मूल्य है वो आपका 400 रुपए होगा। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मैंने एकदम बेसिक से बहुत ही धीरे धीरे इसको समझाने का प्रयास किया है, और मैं ये भी आशा करता हूं कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे कि वो जो 2 रुपए माइनस करना, 3 रुपए माइनस करना या 10 रुपए अधिक में देना, उसको मैं डायरेक्ट यहां नहीं लिख सकता हूं। ये कहूं कि सर नहीं 95 था सर, 2 रुपए कम में यानी 105 नहीं 103 में बेचवाइए, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा वो एक्चुअल डाटा है, मैं रेशियो के हिसाब से कंपेयर करा लिया कि मेरा तो 0.5 रुपए ही कम हुआ है, उसका कितना कम हो रहा है, एक्चुअल में 2 रुपए कम हो रहा है। ठीक है, तो बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद उसको 266 रुपए प्रति साड़ी की दर से बेच देता है। ठीक है, यदि वह छूट न देता तो उसे 12% का लाभ होता। प्रत्येक लागत मूल्य पर साड़ी की लागत मूल्य ज्ञात करें। सीधी सी बात कर रहा है, एक साड़ी का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करते हैं। उसमें बोला हुआ है कि यदि अगर वो उस पर छूट नहीं दिया होता तो उसको 12% का लाभ होता, यानी कि 100 रुपए का सामान जब तक 112 रुपए में नहीं जाएगा तब तक 12% का लाभ नहीं होगा। यही से शुरुआत कर लेते हैं। मान लेते हैं साड़ी का जो दाम है सीपी है वो 100 है और बिना छूट के जो इसका सेलिंग प्राइस है वो हो गया है आपका 112, तभी तो 12% का लाभ हुआ है। ठीक, ये आखिरी वाली लाइन के हिसाब से। लेकिन पहली वाली लाइन में क्या करो, 5% की छूट दिया है तब उसको 266 रुपए में बेचा हुआ है। यानी जो लास्ट वाला एसपी है वो पहले एमपी रहा होगा, क्योंकि ये बिना छूट के है, बिना छूट के बेचा है, मार्क प्राइस पे ही बेच दिया, यानी ये मार्क प्राइस भी है, ये एसपी एमपी भी है। पहले वाले लाइन के हिसाब से ये एमपी भी है। अब इसी एमपी पर उसने 5% की छूट दी है, यानी कि आप छूट कर लेंगे कितना, -5% कर लेंगे, छूट मतलब घट गया ना, तो 112 का 5% कम यानी कि 95% निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 106.4। ठीक, इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा वैल्यू 106.4। ठीक, मैं इसको लिख दिया यहां पे 106.4, यानी कि 112 रुपए का सामान जब उस पर 5% कम करेंगे तो 106.4 रुपए में बेचेंगे। ठीक, कितने में बेचेंगे, 106.4। लेकिन क्या 106.4 रुपए में बेचने के लिए कह रहा है, नहीं, ये तो कह रहा है कि 266 रुपए में बेचेंगे। यानी आपका एक उसके 266/106.4 आ रहा है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक का वैल्यू आ जाएगा 2.5। इससे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 2.5 बार में। आपसे जानना जाता है कि साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। साड़ी का क्रय मूल्य आपने कितना माना है, 100 माना है। अब ये भी 100 नहीं होगा, इसमें 2.5 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 250। यानी उस साड़ी का दाम कितना था, 250 रुपए। आ गई बात समझ में। पहले वाले केस में बोला था कि जो भी एमपी रहा होगा उस पर 5% का छूट देता है, तो उस लाइन से हम कुछ ज्यादा फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही नीचे वाला लाइन बोला कि अगर वो छूट नहीं देता, यानी कि जो भी एमपी जो भी प्रिंट था उस पर उतने में ही बेच देते, तो मुझको 12% का लाभ होता। इसका मतलब अगर 100 रुपए का मैंने सामान खरीदा है तो उसको 112 में बेचा है, तभी तो मुझको 12% का लाभ हुआ है। तो 112 मैंने उसमें प्रिंट कर दिया, मैंने 100 रुपए खरीदा था, 112 से प्रिंट करा दिया। ठीक है, लेकिन अब पहले वाले केस के हिसाब से कि नहीं छूट तो देना है भाई, तो 112 का 5% छूट यानी कि 95% निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 106.4। 106.4 इतने रुपए में बेचा था मैंने पहले वाली लाइन के हिसाब से। लेकिन ये तो मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से तो 266 रुपए में बेचा गया है। बस यहीं से आप कंपेयर कराइए, एक का वैल्यू निकालिए, जो भी एक का वैल्यू आ गया है, आपसे पूछा है सीपी, सीपी से आपने 100 माना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं, एक ही क्वेश्चन को बहुत लंबा खींच लेते हैं। यस, ये सही बात है। मैं सोचता हूं कि एक भी डाउट आपके मन में ना रहे, मैं एकदम छोटी छोटी बात भी उसमें सोचता हूं तो उसको भी डिफाइन करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है क्वेश्चन में। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आपको करना है ना, आप इसको कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। कोई भी घड़ी रही होगी उस पर कोई मार्क प्राइस रहा होगा, उस पर उसको 30% का डिस्काउंट मिल गया है और उसने वो खरीद लिया। क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए, क्रय मूल्य अब उसके लिए कितना हो जाएगा, 30% कम करने के बाद जितना उसने, किसने, अरविंद ने जितना भी उस घड़ी के लिए पे किया होगा, अरविंद के लिए वही उसका क्रय मूल्य होगा। जैसे मान लो कि 100 रुपए की घड़ी है, 30 रुपए कम में मैंने इसको प्राप्त किया, 30% यानी कि 30 रुपए कम में प्राप्त किया, यानी 100 रुपए में मैंने 70 रुपए मैंने ये घड़ी खरीद ली है। अब मेरे लिए इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए, 100 रुपए नहीं होगा। क्रय मूल्य पर 40% लाभ प्राप्त कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, अंकित मूल्य पर। तो मैं कह रहा हूं कि मार्क प्राइस मेरे लिए कितना हो गया है, 100। उस घड़ी का समझिएगा, उस घड़ी की कहानी कहां शुरू होती है, मार्क प्राइस 100 से।
कोई घड़ी है, उस पर जो अंकित मूल्य है वो 100 है, उसको इसी अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट मिला है, यानी 100 रुपए का सामान 30% कम कर देंगे, यानी 30 रुपए कम कर देंगे, 70 रुपए में बेचा गया है। किसी दुकानदार ने अरविंद को 100 रुपए की घड़ी 70 रुपए में बेच दी है। अरविंद के लिए सीपी अब 70 हो गया है, 100 नहीं है, 100 नहीं है। अरविंद के लिए जो उसका सीपी है वो 70 रुपए है, क्रय मूल्य जो है वो 70 रुपए है, लागत मूल्य जो है वो 70 रुपए। लेकिन अरविंद ने क्या किया, अरविंद ने उस पर 40% का लाभ कमाया और उसको बेच दिया, यानी इस 70 रुपए को सामान 70 रुपए के सामान को उसने कितने बेचा, तो लिखेंगे 70 रुपए का सामान था, 40% का लाभ यानी कि 140%। 140% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 सत्ते 98, यानी कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 98 रुपए में बेच रहा है। बातें समझ में आ रही है। 100 रुपए की घड़ी उस पर प्रिंट था, उसने उसको 30 रुपए कम में खरीदा, प्रतिशत में आप लेके चलेंगे तो 70 रुपए में उसको पड़ गई। अब 70 रुपए के सामान पर अगर उसको 40% का लाभ कमाना है तो उसको 98 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो उसने बेच दिया 98 रुपए में, जिससे कि उसको 40% का लाभ हो गया है। अब आपसे जानना चाहता है कि जो एक्चुअल उसका मार्क प्राइस था उस पर कितना हानि हुआ, तो मार्क प्राइस कितना है 100 और बेचा कितने में है 98, तो 100 से 98 कितना कम हो गया 2, और प्रतिशत में बात करेंगे तो 100 पे बात कर रहा है तो 2 अगर कम है 2% ही इसको कहेंगे, यानी 2% क्या हुआ भाई, 100 का सामान 98 में जा रहा है, घट गया ना मूल्य कितना 2%, ये क्या हो गया, उसको घाटा हो गया है, यानी लागत जो मार्क प्राइस पर उसको 2% का क्या हुआ है, हानि हुआ है मार्क प्राइस पर, उसको एक्चुअल में नहीं हुआ है, उसको तो एक्चुअल में फायदा हुआ 40% का, लेकिन दिखावा के लिए उसको 2% का क्या हो चुका है, हानि हो गया है। ठीक है, बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी समझते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक धमाकेदार क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक कार होगा वहां पे, कार अपने मित्र को बेच दिया, यानी कि कोई व्यक्ति था उसने अपनी कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेच दिया, यानी कि 100 रुपए की कार मानेंगे, जिसमें अपने मित्र को कितने रुपए में बेचा होगा, 90 रुपए में बेचा होगा। यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाया, ये देखिए कैसा निकला, ये जो दूसरा व्यक्ति खरीद लिया था इसने क्या किया, 20% का लाभ कमाते हुए उसको ऐसा बेचा, कितने रुपए में, 54,000 रुपए में। तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, मैं मान लेता हूं कि 100 का जो कार का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है। ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैंने मान लेते हैं मेरी कार थी, उसको मैंने 100 रुपए में खरीदा था, एकदम नई नवेली। अब मैंने इसको अपने दोस्त को 10% हानि पर बेचा है, यानी कि मैंने उसको 90 रुपए में बेचा है, 90 रुपए में बेचा है ना SP1। ठीक, अब मेरे दोस्त ने क्या किया, 90 रुपए में मुझसे खरीद के 20% लाभ कमाते हुए किसी और को बेच दिया, यानी कि ये यहां मैंने माइनस इसको 10% दिखा देता हूं, यहां पे प्लस 20% दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आता रहे। ठीक, यानी कि 90 पर, अब उसके लिए क्रय मूल्य कितना था, 90 रहा होगा, 100 थोड़ी रहा होगा, 100 तो मेरे लिए था ना, उसके लिए क्रय मूल्य कितना है 90, 90 पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 90 का आप जब 120% निकालेंगे, देखिए लाभ होता है तो उसको 100 में जोड़ देते हैं, हानि होता है तो उतना घटा देते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको 0 काट लिए, 12 9 108, यानी 108 रुपए में उसने बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को। 90 रुपए का मुझसे खरीदा और 108 रुपए में किसी अन्य को बेच दिया, ऐसा करते हुए उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन उसने कितने में बेचा है, 108 रुपए में बेचा है, नहीं, वो कितने में बेचा है, वो बेचा है 54,000 में, यानी मेरा जो 108 है उसके 54,000 के बराबर, यानी मेरा एक, देखिए इससे अगर इसको काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 540 5 बार में चला जाएगा, 2 जीरो यहां आ गए, यानी मेरा एक उसके
500 के बराबर होगा। होगा, आप भाग करके देख सकते हैं। मेरा एक उसके 500 के बराबर है। पूछ रहा है कि उस कार का एक्चुअल प्राइस, यानी मेरे लिए जब मैंने इसको खरीदा था नया, तब इसका दाम कितना था। मैंने यहां 100 लिया, ये 100 नहीं होगा, 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपए। यानी वो कार मेरे लिए 50,000 रुपए की थी। लगता है ये बहुत पुरानी बात बता रहा है। 50,000 में तो एक बाइक भी अब ना आए, ये तो कार लेने की बात कर दिया। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये कह रहा है आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने का, यानी कि पहले आम जितने रुपए भी किलो मिलता होगा, अब उसका दाम 20% बढ़ गया है, जिसके कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है। यानी पहले 40 रुपए में जितने भी आम खरीदता होगा, दाम तो बढ़ गया आम का, अब इससे क्या हुआ कि वो 40 रुपए में ही 4 आम पहले से कम खरीद पा रहा है। वो अपने जेब से 40 रुपए पहले भी लगाता था, 40 रुपए अब भी खरीद के लेकर के आ रहा है। लेकिन फर्क क्या पड़ गया, चूंकि दाम बढ़ गया था तो पहले उसको जो भी आम मिलता था उससे 4 आम कम मिलेंगे। तो वृद्धि से पूर्व, यानी ये जो दाम वृद्धि हुआ था इससे पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करिए। तो मैं कहता हूं कि 20% का जिक्र किया हुआ है इसने। 20% का मान होता है 1/5। ठीक, यानी कि अगर उस आम का दाम पहले 5 होगा तो उसकी वृद्धि 5 का 20% 1, यानी 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए की वृद्धि हो गई। यानी अब कितने मिल रहा है, 6 रुपए में। यानी मूल्य क्या हुआ, 5 से 6 हो गया है। 5 से 6 अगर दाम बढ़ गया तो मैं अपना कंजम्पशन क्या कर दूंगा, कम करूंगा ना। तो जो खपत है, खपत वो उल्टा हो जाएगा, यानी 6:5 हो जाएगा। यानी खाना, खपत, यूज करना, वो कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। कम हो गया ना भाई। मैंने पहले 6, मान लीजिए पहले 6 आम लेते थे, अब कितना ले रहे हैं, 5 आम ले रहे हैं। मेरे हिसाब से कितने आम कम हो गए, 1 आम कम हो गए। क्या एक्चुअल में 1 आम कम हुआ था, नहीं भाई, 4 की बात कर रहा है, यानी 1 नहीं 4 होगा। यानी मेरा 1 उसके 4 के बराबर होगा। यानी पहले वो 6 लेकर के आता था, अब वो 5 आम लेकर के आता है। तो मेरे हिसाब से 1 आम कम हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तो 4 आम कम हुआ है। ठीक है, यानी पहले वो 4 का गुणा कर लीजिए इस 6 में, तो कितना आ जाएगा, 24। पहले वो 24 आम लेकर के आता था, अब इस 5 में गुणा कर लेंगे 4 का, तो 5 चौक के 20, और अब वो दाम बढ़ने के बाद 20 आम लेकर के आता है। देखिए 4 आम कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। पहले वो 40 रुपए में 24 आम लेकर के आता था, अब वो 40 रुपए में 20 आम लेकर के आता है। आपसे जानना चाहता है कि ये जो मूल्य वृद्धि हुआ था इससे पहले उस आम का दाम कितना है, 15 आमों का दाम बताइए। तो आम का दाम 40 रुपए में ही वो खरीदने गया था। 40 रुपए में कितने आम पहले लेकर के आ रहा था, 24। अगर 40 में 24 का भाग लगाएंगे तो 1 आम का दाम मालूम चलेगा। लेकिन आपको 1 आम का दाम नहीं पता करना है, 15 का पता करना है, तो 15 का गुणा कर देंगे। अगर आप इसको काटा पीटी कर लेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो 3 से ये कटेगा 8 बार में, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, 8 से इसको काटेंगे 5 बार में, अब 5 25 25। यानी कि पहले 15 आमों का दाम कितना हो गया है, 25 रुपए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था और सस्ता सवाल भी था, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल तो नहीं था ये, लेकिन हाँ अच्छा सवाल जरूर था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों के साथ आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज देखिए, पूरा देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।